भारत में एक ऐसी संस्था है जिसके एक फैसले से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है और सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की। तो चलिए आज इसके काम करने के तरीके और इसकी बेमिसाल शक्तियों को जरा करीब से समझते हैं। इसे सिर्फ एक अदालत समझना भूल होगी। ये भारत की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। इसके फैसले पूरे देश पर असर डालते हैं और तो और सरकार की ताकत पर भी लगाम लगा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी शक्ति आती कहां से है? तो इसका जवाब है हमारा संविधान। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स हमारा संविधान ही है। कहा जाता है कि ये संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन है। पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें भारत के यूनिक जुडिशियल स्ट्रक्चर को देखना होगा। देखिए, अमेरिका में क्या होता है, वहां सेंटर और स्टेट्स के लिए अलग-अलग जुडिशियल सिस्टम है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ है एक एकीकृत न्याय व्यवस्था, मतलब एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका मतलब निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सब एक ही पिरामिड का हिस्सा है। और इस पिरामिड के टॉप पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालतों का एक ही ढांचा है जो सेंटर और स्टेट दोनों के कानूनों जो लागू करता है। और किसी भी कानूनी केस में अगर अपील करनी है तो जो आखिरी दरवाज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। जैसे जैसे देश बढ़ा, इसकी ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे कोर्ट का भी विस्तार हुआ। ज़रा सोचिए, 1950 में जब ये बना था तो सिर्फ 8 जज थे। फिर 1986 आते आते ये संख्या बढ़कर 26 हो गई। 2009 में 31 और आज 2019 से जजों की संख्या 34 है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि कोर्ट का काम कितना बढ़ चुका है। तो ठीक है, कोर्ट की बात हो गई, पर ये जज कौन होते हैं जो इतने बड़े बड़े इतने अहम फैसले लेते हैं? चलिए अब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भाई कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफ़ी सख्त क्वालिफिकेशंस हैं। पहली बात, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। फिर या तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहे हों या फिर 10 साल तक वकील रहे हों। अच्छा, एक और रास्ता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, मतलब एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट है, तो उन्हें भी सीधे अपॉइंट किया जा सकता है। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी बड़ा यूनिक है। इसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। इसमें खास बात यह है कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका खुद ही जजों को चुनती है। होता क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलके नामों को रेकमेंड करते हैं। ये रेकमेंडेशन फिर सरकार के जरिए प्रेसिडेंट के पास जाती है और फिर होती है फाइनल अपॉइंटमेंट। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 34 जज हैं। यही 34 लोग देश के सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी मामलों पर फैसला सुनाते हैं। और ये जज बिना किसी दबाव के आज़ादी से काम कर सकें, इसके लिए क्या व्यवस्था है? उनका कार्यकाल 65 साल की उम्र तक फिक्स रहता है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। इसका जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब जो अधिकार क्षेत्र है, वो इतना बड़ा है कि ये दुनिया की सबसे पावरफुल अदालतों में से एक गिनी जाती है। तो इसकी शक्तियों को हम कुछ मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, अपेलेट जुरिस्डिक्शन और भी हैं। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर घबराइए मत, इनका मतलब बहुत सिंपल है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, कहीं और नहीं। जैसे मान लीजिए केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा हो जाए या फिर 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हो। ऐसे मामले सीधे टॉप कोर्ट में जाते हैं। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये देश की सबसे बड़ी अपील कोर्ट है। मतलब अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो उसके लिए न्याय का आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ही है। केस चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो या फिर संविधान से जुड़ा हो, फाइनल अपील यहीं होती है। और अब बात करते हैं एक ऐसी पावर की जो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का गार्डियन है। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
और कोर्ट उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। ये एक तरह का स्पेशल जुडिशियल ऑर्डर होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर और आर्बिटर है। मतलब कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हो, उसका अंतिम जवाब यही मिलता है। अच्छा, इतनी सारी शक्तियां तो हैं, पर इनका सही इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित हो? जाहिर है, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा और कई ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे सुप्रीम कोर्ट बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके। संविधान ने इसके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार किया है। जैसे जजों को हटाना लगभग नामुमकिन है, उनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स होती हैं, सैलरी और दूसरे खर्चे सीधे सरकार के बजट पर निर्भर नहीं करते, यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। ये सब चीजें मिलकर इसे सरकार के किसी भी असर से आजाद रखती हैं। तो हमने भारत के सुप्रीम कोर्ट की ताकत को तो समझ लिया, पर क्या ये दुनिया की दूसरी बड़ी अदालतों के मुकाबले भी इतना ही पावरफुल है? खासकर अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से करें तो। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। तो सवाल ये है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से कितना अलग है? दोनों की शक्तियों में आखिर क्या बड़े फर्क हैं? एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों के एपेलेट जुरिस्डिक्शन में। भारत के सुप्रीम कोर्ट का दायरा इस मामले में अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ा है। कैसे? देखिए, भारत में प्रॉपर्टी या बिजनेस जैसे सिविल मामलों की अपील भी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाई जा सकती हैं, जबकि अमेरिका में ये पावर मुख्य रूप से सिर्फ संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। और एक और बहुत ही यूनिक पावर है जो सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है कि भारत के प्रेसिडेंट किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं। तो ये तो साफ है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, बल्कि ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही जिंदा और ताकतवर पिलर है। कानून पर आखिरी फैसला इसी का होता है। तो ऐसे में इस बदलते हुए भारत में कोर्ट की भूमिका क्या है और भविष्य में क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।